आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, अपना और अपनों का ख्याल भी रख रहे होंगे। रात के बज चुके हैं 8 और कहानी का जो सिलसिला है वो जारी है। आज की कहानी जो मैं आपके सामने लेकर आई हूँ, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के इटावा की। 11 नवंबर 2024 की रात लगभग 8:30 पौने 9 बजे व्हाट्सएप के स्टेटस पर कुछ पिक्चर्स लगी होती हैं, कुछ फोटोज लगी होती हैं। और ये फोटोज में एक माँ होती है और उसके 3 बच्चे होते हैं। और नीचे लिखा होता है कि हम चारों ही अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे हैं और हम चारों अब इस दुनिया को छोड़ करके जा रहे हैं। जैसे ही ये स्टेटस उनका एक पड़ोसी देखता है जिनका नाम अवधेश होता है, रिश्ते में वो भाई लगते हैं उन सर्राफा के, जिनका नाम मुकेश वर्मा होता है। वो स्टेटस देखकर चौंक जाते हैं और उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो सोचते हैं कि कल तक जब पूरा भरा परिवार था, आज उसके यहाँ ये स्टेटस लग रहा है। वो फटाफट उठते हैं और जल्दी से मुकेश वर्मा के घर में झांक करके देखते हैं। जब मुकेश वर्मा के घर में झांकते हैं तो उन्हें 1-2 लाशें दिखाई देती हैं, यानी कि बॉडी इसी तरह पड़ी होती हैं। अब उनको कुछ गड़बड़ लगता है कि 2-3 लोग इस तरह पड़े हुए हैं, बेसुध हैं, या तो मर गए हैं या जिंदा है, वो समझ ही नहीं पाते। लेकिन ये है कि पड़े हुए हैं लाशों की तरह और एक स्टेटस भी लगा हुआ है। हबड़ा तबड़ी में वो पुलिस को फोन करते हैं। जब पुलिस को फोन करते हैं और पुलिस आती है तो पुलिस को वो स्टेटस दिखाते हैं और वो कहते हैं कि ये मेरे भाई मुकेश वर्मा का घर है। इनकी पत्नी यहाँ पर रहती है जिनका नाम रेखा वर्मा है। इनकी 3 बेटियां हैं, जिसका एक का नाम भव्या है 20 साल की उम्र, दूसरी काव्या है जिसकी उम्र महज 15 साल है, और तीसरा उनका बेटा जिसका नाम अविष्ट होता है जिसकी उम्र लगभग 12 साल होती है। कि ये 5 लोग इस फैमिली में रहते हैं, जिसमें से ये स्टेटस देखकर मैंने आपको फोन किया है। अब पुलिस जो है घर के अंदर जाती है। जाने के बाद देखती है कि 3 लोगों की लाश नीचे पड़ी है, जिसमें काव्या और अविष्ट और रेखा होती हैं, और एक लड़की उनकी ऊपर जिसका नाम भव्या होता है, ऊपर के फ्लोर पर उसकी भी लाश पड़ी होती है। सभी के मुंह से झाग निकल रहे होते हैं, लेकिन एक रस्सी भी वहां पड़ी हुई होती है। अब पुलिस मुकेश वर्मा की तलाश करती है, क्योंकि 4 बॉडियां थी, 5वीं थी नहीं, ना मुकेश वर्मा थे। अब वो कहता है अवधेश के मुझे किसी अनहोनी का एहसास हो रहा है, ऐसा ना हो कि कुछ गलत हो जाए, जल्दी से मुकेश को भी ढूंढने की कोशिश करिए। अब इधर मुकेश का फोन लगाया जाता है, मुकेश का फोन नहीं लगता। मुकेश के नंबर को ट्रेसिंग पर लगाया जाता है। ट्रेसिंग से पता चलता है कि जो इटावा की रेलवे क्रॉसिंग है वो वहां पर अवेलेबल है। इतने में पुलिस पहुंचती है। पुलिस जैसे ही पहुंचती है तभी जो वहां की पुलिस होती है, जो जीआरपी की टीम होती है, वो अब मुकेश वर्मा को पकड़ लेती है। क्योंकि मुकेश वर्मा एक ट्रेन आ रही थी जिसमें वंदे भारत ट्रेन होती है, उसके आगे कूदने की कोशिश कर रहे थे। तभी जीआरपीएफ के लोगों की नजर पड़ जाती है जीआरपी की, और वो उसको पकड़कर पुलिस के हवाले कर देते हैं। अब जब पुलिस के हवाले मुकेश वर्मा हो जाते हैं, उनसे पूछा जाता है कि भाई आप इस तरह क्यों कर रहे थे, आपकी फैमिली भी उधर इस तरह पड़ी हुई है। तब वो एक कहानी सुनाते हैं और उस कहानी को सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। वो बताते हैं कि सन 2006 में मेरी रेखा से शादी हुई थी। मेरा बहुत अच्छा कारोबार था, मेरे पास प्रॉपर्टी भी थी, मेरे पास बैंक बैलेंस भी बहुत अच्छा था। लेकिन तभी मैंने कुछ अपने रिश्तेदारों को उधार देना शुरू किया। मेरी जो जमीन थी वो भी विवादों में चली गई, और जो उधार मैंने रिश्तेदारों को दिया उन्होंने वो लौटाया ही नहीं, यानी वो मेरा पैसा भी मर गया। इधर जो मेरा कारोबार था वो भी दिन ब दिन खराब होता चला गया। अब नौबत ये आ गई थी कि जिस दिन करवा चौथ था उस दिन मैं बहुत ज्यादा परेशान था। मैंने अपनी बीवी से कहा कि क्यों ना मैं मौत को गले लगा लूं, और इससे अच्छा ये होगा कि मैं मर जाऊंगा तो सारे रिश्तेदार और जो पैसा है शायद वो तरस खाकर वापस दे दें तुम्हें, और जो कारोबार है जो मैं कहीं अपने बच्चों को भी अच्छे से नहीं पाल पा रहा हूँ उससे भी छुट्टी मिल जाएगी। तो बीवी कहती है कि आप अकेले ही क्यों, परेशान तो हम सभी हैं, हम भी आपके साथ यही कदम उठा लेते हैं, पहले आप हमारा कुछ करो फिर अपने बारे में सोचना। जब ये बात हो जाती है तो मुकेश भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, और रेखा ने कहीं भी इसी तरीके से था कि उनकी पति की समझ में आ जाए और वो इस रास्ते को ना चुने। काम तो ऐसा होता है कि आज कल बुरा है और कल अच्छा है, काम जिंदगी रहेगी तो अच्छे से भी हो जाएगा। अब मुकेश वर्मा करवा चौथ वाले दिन बात होती है, खत्म हो जाती है, उसके बाद टाइम गुजरता रहता है। फिर आती है 10 नवंबर। अब 10 नवंबर को उनकी जो बेटी होती है भव्या, उसे कॉलेज जाना होता है, डीयू में वो छात्र होती है। वो अपने पिता से कहती है कि मुझे कॉलेज जाना है, अपना कुछ फॉर्म भरना है, तो उसके पिता रोक देते हैं। वो कहते हैं बेटा एक दिन की बात है, कल चली जाना, आज हमारी सारी मुश्किलें हो सकता है हल हो जाए, कल का दिन तुम देख लेना, कल हमारी जिंदगी की एक अच्छी सुबह होगी, हम सारी ही चीजों से छुटकारा पा लेंगे। बेटी समझ नहीं पाती बाप के दिमाग में क्या चल रहा है। अब फिर 11 नवंबर को वो यही बात अपनी बीवी से कहता है, रेखा से कहता है मुकेश वर्मा
कि अब बहुत हो चुका, अब सहा नहीं जाता, ना काम अच्छा है, ना बच्चों की कोई परवरिश हो पा रही है, ना पैसे हैं, ना खाना पीना है, काम भी कुछ नहीं है, जो पैसा है वो भी वापस नहीं आ रहा, जमीन है वो भी विवादित चल रही है, उस पर भी केस चल रहा है, मिलेगी पता नहीं, नहीं मिलेगी, तो क्यों ना हम मौत को ही गले लगा लें। इस पर रेखा फिर से वही जवाब देती हैं कि आपको जो भी करना है पहले आप हम लोगों का करेंगे, उसके बाद आप अपने लिए कुछ सोचना। लेकिन इस बार मुकेश वर्मा की समझ में ये बात आ जाती है। वो बाजार जाते हैं और कुछ टैबलेट्स लेकर के आ जाते हैं। अब ये टैबलेट्स नींद की थी या किसी और चीज की थी, ये मुकेश वर्मा ही बता सकते हैं। वो अपने बच्चों को एक एक करके टैबलेट्स खिला देते हैं और अपनी बीवी को भी खिला देते हैं। कुछ ही देर में उन गोलियों का असर होने लगता है। उनकी बड़ी बेटी, मंझली बेटी और छोटा बेटा, इन सभी को जब बारी बारी से टैबलेट दी जाती हैं तो जो छोटी बेटी नीचे माँ के साथ होती है और बेटा वो तड़पने लगते हैं, उनको कुछ तकलीफ सी होने लगती है। वो अपनी माँ से कहते हैं, माँ कुछ तकलीफ हो रही है, दर्द हो रहा है। अब रेखा कहती है अपने पति से कि मुझसे अपने बच्चे इस तरह से देखे नहीं जाएंगे, लिहाजा पहले तुम जो करना है मेरा कर दो, उसके बाद बच्चों का करना। इधर रेखा भी परेशान, तकलीफ में हो रही थी, तड़प रही थी। तभी पास में एक रस्सी नजर आती है मुकेश वर्मा को और वो रस्सी उठाते हैं और अपनी बीवी का गला तब तक घोटते हैं जब तक उसके प्राण नहीं निकल जाते। इसके बाद वो अपनी बेटी का गला दबाते हैं, फिर अपने बेटे का भी ऐसे ही गला दबा देते हैं। फिर वो ऊपर की मंजिल पर जाते हैं जहां पर भव्या होती है। भव्या के भी जाकर के इसी तरह मुंह से झाग निकल रहे थे, उसका भी गला दबा दिया जाता है। गला दबाने के बाद वो नीचे आता है और जब देखता है कि चारों ही लोग मर चुके हैं, अब अपने बारे में सोचता है, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाता और जाकर अपने आप को बाथरूम में बंद कर लेता है। काफी घंटे बाथरूम में गुजारने के बाद जब उसको समझ नहीं आता कि आखिर आगे करना क्या है, तब वो अपनी बीवी के पास आता है और जो उसने कुछ ज्वेलरी पहनी हुई थी, गले में चेन थी, कुछ अंगूठियां, कानों में कुछ इयररिंग्स वगैरह डाले हुए थे, वो सभी निकालता है, जाकर उनको बेच आता है। लगभग 15-16 हजार की ज्वेलरी बिकती है, जिससे उनका छोटा मोटा जो कर्जा हुआ था वो चुकाते हैं मुकेश वर्मा उन चीजों को बेच करके, और फिर वापस घर आ जाते हैं। जब वो घर आते हैं तो लगभग 8 सवा 8 का टाइम होता है। फिर वो अपनी बीवी के फोन से चारों ही लोगों की, यानी 3 बच्चे और खुद बीवी की एक तस्वीर लेते हैं और सोशल यानी के व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड कर देते हैं, डाल देते हैं स्टेटस पर, और नीचे वो लाइन भी लिख देते हैं जो उन्होंने लिखी थी कि हम चारों इस दुनिया को छोड़कर जा रहे हैं। और वो मैसेज वो जो स्टेटस होता है उनका पड़ोसी अब देख लेता है, जिसको देखते हुए पुलिस को बुला लिया जाता है और पुलिस मुकेश वर्मा को पकड़ लेती है। अब मुकेश वर्मा जब पकड़ में आ जाते हैं और जब ये कहानी सुनाते हैं तो वहां खड़े सभी के इस कहानी को सुनकर आंसू निकल आते हैं कि एक बंदा अपने पारिवारिक स्थिति से, यानी अपनी आर्थिक स्थिति से इतना परेशान हो चुका था कि उसने 4 मासूम लोगों को अपने हाथों से कत्ल कर दिया और खुद भी एक ट्रेन के नीचे आकर कटने जा रहा था। अगर जीआरपी की नजर नहीं पड़ती तो शायद मुकेश वर्मा भी पुलिस के हाथ नहीं लगते, उनकी भी लाश ही मिलती। कहा यह जाता है कि सन 2003 में भी मुकेश वर्मा ने एक शादी की थी झांसी में, जिनका नाम नीतू था, और उनकी एक बेटी भी थी जिसका नाम भव्या था। यानी जो भव्या थी वो रेखा की अपनी बेटी नहीं थी, पहले जो शादी हुई थी उससे बेटी थी, और तब वो कैंसर से पीड़ित हो गई थी बेटी होने के बाद में, जिसको मुकेश वर्मा ने इसी तरह टैबलेट्स देने के बाद गला घोटकर उनको भी मार दिया था। 2003 में ये केस हुआ था, लेकिन तब वो केस खुला नहीं था, सबको लगा था कैंसर से उनकी बीवी की मौत हो गई है। उसके बाद 2006 में उन्होंने रेखा से शादी की थी, जिसका अंत इस तरीके से हुआ। तो ये थी आज की पूरी कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। कल फिर आपसे एक नई कहानी के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड नाइट।